नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका। आज हम अमेरिकन लिटरेचर के एक बहुत ही पावरफुल दौर में सफर करने वाले हैं। एक ऐसा दौर जहां कविता सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं थी, बल्कि वो एक पूरी कम्युनिटी की आवाज बन गई, एक क्रांति का हथियार बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हार्लेम रेनेसां की। तो सोचिए जरा, एक कविता, कुछ लाइंस, कुछ शब्द, ये बगावत का, एक डिफाइंस का सिंबल कैसे बन सकते हैं? क्या वाकई शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो बदलाव का हथियार बन जाए? यही सवाल है जो आज हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर की जड़ में है। ओके, तो आज हम इस कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये हार्लेम रेनेसांस आखिर था क्या। फिर हम देखेंगे कि इसकी चिंगारी कहाँ से लगी। इसके बाद हम मिलेंगे इस मूवमेंट के सबसे बड़े कवियों से, उनकी अलग अलग स्टाइल्स के टकराव को समझेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि उनकी आवाज़ आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। इस पूरे मूवमेंट को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हार्लेम रेनेसांस था क्या, और इसके कोर में, इसके दिल में ये न्यू नीग्रो का आइडिया आखिर आया कहाँ से। तो देखिए, हार्लेम रेनेसांस जो था वो 1920 और 30 के दौरान न्यूयॉर्क के हार्लेम में अफ्रीकन अमेरिकन आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और पॉलिटिक्स का एक जबरदस्त, मतलब अनप्रेसिडेंटेड फ्लरिशिंग था। ये सिर्फ कुछ कविताएं या गाने नहीं थे, नहीं, ये एक कल्चरल एक्सप्लोजन था, एक सांस्कृतिक विस्फोट, जहां एक पूरी की पूरी कम्युनिटी अपनी पहचान को, अपनी आवाज को दुनिया के सामने रख रही थी। और इस कल्चरल एक्सप्लोजन के बिल्कुल सेंटर में था ये आइडिया, द न्यू निग्रो। ये सिर्फ एक टर्म नहीं था दोस्तों, ये एक डेक्लरेशन था, एक ऐलान। ये उस नई पीढ़ी के अफ्रीकन अमेरिकन्स का ऐलान था जो गुलामी की दबी कुचली सबसर्वियंस सोच को और पुराने स्टेरियोटाइप्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे थे। वो आर्ट और इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके अपनी एक नई पहचान बना रहे थे, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली पहचान, जो ओल्ड नीग्रो की इमेज के एकदम ऑपोजिट। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हार्लम में ही क्यों हुआ, और ठीक उसी वक्त क्यों? इन कवियों की पावरफुल पोएम्स को सही मायने में समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाकर उन घटनाओं को समझना होगा जिन्होंने इस आंदोलन को, इस आग को चिंगारी दी थी। असल में इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजह थीं। पहली थी द ग्रेट माइग्रेशन। इसमें हुआ ये कि लाखों अफ्रीकन अमेरिकन्स बेहतर जिंदगी और मौकों की तलाश में सादर्न स्टेट से निकलकर नॉर्थ के शहरों में आ गए। इससे हार्लेम जैसी जगहें टैलेंट और एम्बिशन का एक हब बन गईं। और दूसरी और बहुत ही दर्दनाक वजह थी 1919 का रेड समर। ये पूरे अमेरिका में व्हाइट सुप्रीमिस्ट्स द्वारा की गई नस्लीय हिंसा की एक भयानक लहर थी। इस हिंसा ने लोगों में, खासकर आर्टिस्ट्स में, एक जबरदस्त गुस्सा भर दिया और उन्हें अपनी कलम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो इन दो फोर्सेस ने मिलकर हार्लेम को ब्लैक अमेरिका की कल्चरल कैपिटल बना दिया। ओके, तो अब आते हैं इस कहानी के हीरोज पर, हमारे मेन कैरेक्टर्स पर। ये वो पोएट्स थे जिन्होंने सिर्फ कविताएं नहीं लिखीं, बल्कि अपनी कलम से एक पूरे दौर को शेप किया। तो चलिए मिलते हैं इस मूवमेंट की सबसे डिफाइनिंग, सबसे पावरफुल आवाज़ों से। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है लैंगस्टन ह्यूज का। उन्हें द पीपल्स पोएट कहा जाता था, यानी आम आदमी का कवि। वो सच में हार्लेम की गलियों की, वहाँ के वर्किंग क्लास लोगों की और उनके जैज और ब्लूज म्यूजिक की आवाज़ थे। देखिए, ह्यूज का जो स्टाइल था वो उस समय के लिए एकदम रेवोल्यूशनरी था। जहां बाकी पोएट्स बड़े बड़े क्लासिक टॉपिक्स पर लिख रहे थे, ह्यूज ने अपनी कविता में जैज को, ब्लूज को और आम मजदूरों की एवरीडे लाइफ को जगह दी, जिसे उस वक्त की एलीट सोसाइटी लो कल्चर मानती थी। और सिर्फ टॉपिक ही नहीं, लिखने का तरीका भी बदला। उन्होंने फ्री वर्ड्स का इस्तेमाल किया, मतलब ऐसी कविता जिसमें कोई फिक्स्ड राइम या मीटर नहीं होता, एकदम जैसे हम और आप बात करते हैं। उन्होंने वर्नैक्युलर को अपनाया, यानी आम बोलचाल की भाषा। उनका बस एक ही गोल था, ब्लैक अमेरिका की असली, रॉ, अनफिल्टर्ड सोल को कैप्चर करना। उनकी कविता आई टू की ये लाइंस देखिए जरा। They'll see how beautiful I am and be ashamed. I too am America. वो कह रहे हैं, एक दिन वे देखेंगे कि मैं कितना खूबसूरत हूं और वे शर्मिंदा होंगे। मैं भी अमेरिका हूं। ये सिर्फ कुछ लाइंस नहीं हैं, ये एक डेक्लरेशन है, डिस्क्रिमिनेशन के मुंह पर एक तमाचा है, और ये कहना है कि हम भी इस देश का उतना ही हिस्सा हैं जितना कोई और। चलिए अब मिलते हैं क्लॉड मैके से। अगर लैंगस्टन ह्यूज की आवाज में उम्मीद और सेलिब्रेशन था, तो मैके की आवाज में गुस्सा था, क्रांति थी और सेल्फ डिफेंस की पुकार थी। वो इस मूवमेंट के मिलिटेंट, यानी जुझारू और उग्र आवाज थे। मकाई के स्टाइल में एक कमाल का कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास था। उनके आइडियाज तो एकदम रैडिकल थे, गुस्से से भरे हुए, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए
वो शेक्सपियरियन सोनेट जैसे बहुत ही ट्रेडिशनल और स्ट्रिक्ट पोएटिक फॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे। एक सोनेट, जैसा कि आप जानते होंगे, 14 लाइन्स की एक बहुत डिसिप्लिन्ड पोम होती है। अब आप सोचिए कितना पावरफुल मूव था। आप उसी फॉर्म को, उसी स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं जिसे वेस्टर्न लिटरेचर अपनी विरासत मानता है, और आप उसी के अंदर अपने विद्रोह का, अपनी क्रांति का संदेश भर रहे हैं। ये लिटरली दुश्मन के ही हथियार से उस पर हमला करने जैसा। रेड समर की उस भयानक हिंसा के जवाब में उन्होंने एक कविता लिखी, इफ वी मस्ट डाई। उसकी ये लाइन सुनिए, लाइक मैन विल फेस द मर्डरस कावर्डली पैक, प्रेस टू द वॉल, डाइंग बट फाइटिंग बैक। हम इंसानों की तरह उस कातिलों के, कायरों के झुंड का सामना करेंगे, भले ही दीवार से लग गए हों, मर रहे हों, पर हम लड़ते हुए मरेंगे। ये सरेंडर करने से साफ इनकार है। ये डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ लड़ने का एक जबरदस्त कॉल टू एक्शन है। और अब आते हैं हमारे तीसरे बड़े पोएट पर, काउंटी कलिन। और इनकी फिलॉसफी ह्यूज और मिके से बिल्कुल अलग थी। कलिन चाहते थे कि उन्हें बस एक पोएट के तौर पर जाना जाए, ना कि एक नीग्रो पोएट के तौर पर। उनका मानना था कि आर्ट को यूनिवर्सल होना चाहिए, कलर ब्लाइंड होना चाहिए। कलिन यूरोपियन रोमांटिक पोएट्स जैसे कीट्स और शेली से बहुत इंस्पायर्ड थे और उन्हीं की तरह ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे। उनकी कविताओं में जो सबसे बड़ी थीम उभर कर आती है वो है एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक आंतरिक संघर्ष, अपनी अमेरिकन आइडेंटिटी और अपनी अफ्रीकन हेरिटेज के बीच का संघर्ष। वो अपनी पोएम्स में अक्सर सवाल पूछते थे, अपनी पहचान पर, भगवान पर और रेसिज्म की इस पहेली पर। उनकी एक बहुत फेमस पोएम है हेरिटेज। वो इस सवाल से शुरू होती है, व्हाट इज अफ्रीका टू मी, कॉपर सन और स्कारलेट सी। मतलब आखिर अफ्रीका मेरे लिए है क्या, सिर्फ एक तांबे जैसा सूरज या एक लाल समंदर। ये लाइन उनके इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को, इसी द्वंद्व को दिखाती है कि वो अपनी अफ्रीकन जड़ों से कितना कटा हुआ महसूस करते थे, जैसे वो कोई बहुत दूर की भूली हुई याद हो। तो जैसा कि अब तक आप समझ गए होंगे, हार्लेम रेनेसांस कोई एक अकेली आवाज नहीं थी। ये कई अलग अलग आवाजों का एक संगम था, और कई बार इन आवाजों में टकराव भी था। आर्ट का असल मकसद क्या है? क्या एक आर्टिस्ट को अपनी रेस की पहचान से बंध कर लिखना चाहिए? ये उस दौर के सबसे बड़े सवाल थे जिन पर जबरदस्त बहस चल रही थी। चलिए इस बहस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये टेबल इन दो बड़े कवियों लैंगस्टन ह्यूज और काउंटी कलिन के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, ह्यूज की ऑडियंस थी आम जनता, वर्किंग क्लास, और वो फ्री वर्स और जैज की रिदम में लिख रहे थे, अपनी लोक संस्कृति को गले लगा रहे थे। दूसरी तरफ कलिन इंटेलेक्चुअल एलीट के लिए लिख रहे थे, ब्लैक और वाइट दोनों। वो ट्रेडिशनल फॉर्म्स यूज कर रहे थे और अपने अफ्रीकन हेरिटेज को लेकर, जैसा हमने देखा, कॉन्फ्लिक्टेड थे। यही वो सेंट्रल डिबेट थी जो इस पूरे मूवमेंट के दिल में थी। क्या एक ब्लैक आर्टिस्ट को अपनी रेस के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखना चाहिए या उसे यूनिवर्सल आर्ट बनाना चाहिए? और पता है, इसी बहस से एक बहुत ही क्लेवर लिटरेरी वेपन, एक साहित्यिक हथियार निकल कर आया, द सबवर्सिव सोनेट, यानी विद्रोही सोनेट। इसका प्लान 3 स्टेप्स का था। स्टेप 1, जो तुम्हारे दुश्मन का फॉर्म है, यानी 14 लाइन का सोनेट, उस पर पूरी मास्टरी हासिल कर लो। स्टेप 2, अब उस डिसिप्लिन स्ट्रक्चर के अंदर अपना मैसेज भर दो, विरोध का, गर्व का, दर्द का। एंड स्टेप 3, वेस्टर्न लिटरेचर पर अपनी इस मास्टरी को दिखाकर उन सारे रेसिस्ट आइडियाज को तोड़ दो जो कहते थे कि ब्लैक लोग इंटेलेक्चुअली कमजोर होते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, क्लॉड मके इस टेक्निक के एब्सोल्यूट मास्टर थे। तो फिर इस मूवमेंट का क्या हुआ? क्या ये खत्म हो गया? सच तो ये है कि ये कभी खत्म ही नहीं हुआ। इसकी लेगेसी, इसकी विरासत आज भी जिंदा है। इसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि हार्लेम की ये आवाजें आज भी हम तक कैसे पहुंच रही हैं। हार्लेम रेनेसा की गूंज सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। इसने सीधे सीधे अफ्रीका और कैरिबियन के फ्रेंच स्पीकिंग ब्लैक राइटर्स के नीग्रिट्यूड मूवमेंट को इंस्पायर किया। फिर दशकों बाद 1950s और 60s में अमेरिका के सिविल राइट्स मूवमेंट के एक्टिविस्ट्स ने इन्हीं कविताओं से अपने नारे और अपनी हिम्मत जुटाई। इतना ही नहीं, 1960s का जो ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट था, उसके राइटर्स तो लैंगस्टन ह्यूज को अपना फाउंडिंग फादर मानते थे। इन शॉर्ट, इस मूवमेंट ने अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्टिक एक्सलेंस की उस शानदार परंपरा की नींव रखी जो आज भी कायम है। तो मैं आज की बात खत्म करना चाहूंगा लैंगस्टन ह्यूज की कविता हार्लेम के एक बहुत ही पावरफुल और शायद आज भी अधूरे सवाल के साथ। वो पूछते हैं, What happens to a dream deferred? Does it explode? मतलब उस सपने का क्या होता है जिसे बार बार टाला जाता है? क्या वो आखिर में फट जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस जमाने में भी रेलेवेंट था
और आज भी जस्टिस और इक्वालिटी की हर लड़ाई में गूंजता है। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हिस्ट्री और लिटरेचर के ऐसे ही डीप डाइव्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।